तस्वीर देख रहे हैं ना, अंग्रेजी में एक बड़ी मशहूर कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर है बचाव। और 60 की उम्र के बाद ये सिर्फ एक सलाह नहीं, जिंदगी को थमने से बचाने वाला सबसे जरूरी फॉर्मूला है, क्योंकि इस उम्र में एक मामूली सी ठोकर भी महीनों तक बिस्तर पर पहुंचा सकती है। एम्स ट्रॉमा सेंटर से सामने आए आंकड़े इसी खतरे की बड़ी चेतावनी है। जी हाँ, एम्स की फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर क्लिनिक के आंकड़ों के मुताबिक गंभीर फ्रैक्चर के हर 4 मरीजों के करीब 3 महिलाएं हैं। और चिंता की बात यह भी है कि जोखिम सिर्फ बहुत ज्यादा उम्र वालों को ही नहीं है। सबसे ज्यादा 33% मरीज 60 से 69 साल के हैं, तो 32% पेशेंट 50 से 59 साल की उम्र के भी हैं। और इतने ही नहीं, अब ये भी समझिए कि गिरने के बाद सबसे ज्यादा चोट कहाँ लग रही है। तो एम्स डेटा के मुताबिक गिरने के बाद सबसे ज्यादा लोगों के हिप बोन टूटती है। इसके बाद कलाई, फिर कंधे और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के मामले सामने आते हैं। और चोट कितनी गंभीर होती है, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि करीब 41% मरीजों को सर्जरी तक करानी पड़ती है। और सवाल केवल ये नहीं है कि चोट कहाँ लगती है, बड़ा सवाल ये है कि बुजुर्ग इतनी आसानी से गिर क्यों रहे हैं। एम्स के मुताबिक करीब आधे मामलों में पुअर बैलेंस इसकी बड़ी वजह है, जबकि 43% फिसलने की वजह से चोटिल होते हैं। इसका मतलब साफ है कि खतरा केवल कमजोर हड्डियों का नहीं है, कमजोर मांसपेशियां, लड़खड़ाते कदम और घर पर छोटी सी लापरवाही भी बड़ी चोट की वजह बन सकती है। और तभी तो मीनाक्षी, WHO भी सावधान कर रहा है। बढ़ती उम्र में गिरने के बाद गंभीर चोट, लंबे इलाज और डिसेबिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। और एम्स के मुताबिक हर साल मई से जुलाई के बीच ऐसे मामले बढ़ते हैं। यानी बरसात के आसपास बढ़ने वाली फिसलन भी जोखिम को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। ऐसे में एक छोटी सी चूक हिप, कलाई, कंधे या फिर रीढ़ की हड्डी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए बुजुर्गों के लिए केवल इलाज काफी नहीं, हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों की ताकत, बॉडी बैलेंस सुधारने वाले योग, सही डाइट, घर में सुरक्षा के इंतजाम और चोट लगने के बाद वक्त पर रिहैबिलिटेशन, ये सब उतना ही जरूरी है। तो चलिए आज योग गुरु स्वामी रामदेव से समझते हैं योग, आयुर्वेद और सही दिनचर्या से हड्डियों को कैसे मजबूत रखा जाए, मांसपेशियों की ताकत कैसे बढ़ाई जाए और बढ़ती हुई उम्र में बॉडी बैलेंस को कैसे परफेक्ट रखा जाए। क्योंकि उम्र बढ़ना तो नेचुरल है, लेकिन एक छोटी सी ठोकर से जिंदगी का टूट जाना आपको ठीक मीनाक्षी नहीं। जी, प्रणाम संतुलन स्वामी ही योग है, समत्वम संतुलन ही योग स्वास्थ्य है। और संतुलन के लिए आज 10 से 12 अभ्यास शुरू में बता रहे हैं। अब इनको यदि तेजी से कर लेते हैं तो ये पावर योगा भी हो जाते हैं। और ये योगा फॉर बैलेंस, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस। इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर अजीत राणा जी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए जो कायरोप्रैक्टिक, एक बहुत ही जबरदस्त विद्या है, मर्म चिकित्सा, मर्म विज्ञान। 360 जो हमारे जोड़ हैं और 202 हड्डियां हैं, उनको पूरा सेट करने के लिए एक तरीका है कायरोप्रैक्टिक और दूसरा है, देखो, मकरासन से शुरू करें, बहुत इजीली हो जाता है। मकरासन एक एक पैर से, मकरासन दोनों पैरों से, और बॉडी का अलाइनमेंट, हाथ, पैर, पेट, पीठ, उसकी एक सम्यक स्थिति। और फिर लंबे लंबे श्वासों के साथ मकरासन 2 तरह का, भुजंगासन 4 तरह का, सर्वासन 4 तरह का, धनुरासन 2 तरह का, फिर मर्कटासन भी 4 तरह का। ऐसे एक प्रवाह से हम ये अभ्यास कर रहे हैं। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा वजन ना उठाएं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। हमेशा कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जयेत। फिर वैसे तो कई बार स्पीड ब्रेकर में के कारण से, कई बार कुछ ऐसे ही घर में काम करते हुए, कई बार फिसलने से चोट लग जाती है, कई बार बहुत लंबे समय तक पेट खराब रहने से, कब्जादी रहने से, यह वात की प्रकृति होने से, कई बार ऐसे अलग अलग पोस्चर्स में एक समय एक गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से खड़े होने से भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो भुजंगासन 2 तरह का हुआ, ये तीसरी तरह का तिर्यक भुजंगासन। तो ये सब अभ्यास करें। खाली पेट पिरानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, त्रयोदशांग गुग्गली आश्वशिलादि ले लें
और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी का प्रयोग तो हम बताते ही हैं। तो एक एक ज्वाइंट को सेट करते हैं, वो कार्योप्रैक्टिक। और एक एक ज्वाइंट के लिए अभी हम पहले रीढ़ की हड्डी से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी के 33 वर्टिब्राज है उनका बहुत गहरा कनेक्शन है हमारे बैलेंस से। तो एक तो ये भुजंगासन 4 तरह का, अवसर्वासन 4 तरह का, फिर धनुरासन, अर्ध धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, फिर मरकटासन। ये क्रम से करते जाएंगे। खट्टी चीजें ठंडी चीजें ज़्यादा ना खाएं, वजन ज़्यादा ना उठाएं और पोस्चर का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं। और एक लास्ट बात इस संदर्भ में, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने पूरे व्यक्तित्व को पॉजिटिव सिग्नलिंग दें। और जब हम पॉजिटिव सिग्नलिंग देते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर, हमारा कैरेक्टर, हमारा हार्डवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी पूरी बॉडी का बाहर का एलिवेशन और भीतर का इंटीरियर सब बहुत अच्छा होता है। तो ये शलभासन के अभ्यास चल रहे हैं ऐसे। बात बिल्कुल ठीक है शलभासन स्वामी जी। आज पूरी एक्सटीरियर प्रामाणिकता और के साथ इंटीरियर दोनों को ठीक तरफ। करना है, इस पूरी बॉडी का रिनोवेशन करना है। और खास तौर पर उन लोगों का जो 60 साल की उम्र को पार कर गए हैं या 60 साल की उम्र में आ चुके हैं स्वामी जी, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में स्टिफनेस आने लगती है, चलना फिरना धीमा हो जाता है, मामूली सी ठोकर भी लगे तो भी ऐसा लगता है जैसे हड्डी चटक गई हो। तो स्वामी जी, आपने अभी जो अभ्यास करवाए हैं और रीढ़ की हड्डी उसके मनकों को स्वस्थ करने के लिए, लेकिन बुजुर्गों को मैंने अक्सर अपने पार्क में भी देखा है, वो सूक्ष्म व्यायाम करते हुए दिखाई देते हैं। तो उंगलियों के, कलाइयों के, कोहनियों के, गर्दन के, घुटने के, टखने के, इनके सूक्ष्म व्यायाम कैसे तंदुरुस्त बनाने में किसी भी बुजुर्ग को सबसे लाभदायक है? हाँ, वो भी जरूरी है। जैसे मैंने कहा ना, 360 ज्वाइंट हैं, गांव की भाषा में भी ऐसे बोलते हैं, तेरे जैसे देखे 360। तो 360 का क्या आंकड़ा है? तो 360 ज्वाइंट जब अच्छे होंगे तब ये शरीर ठीक से चलेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ है। अब उसको ठीक ठोक पीट करके ऐसे ठीक मत करना आप अनाड़ी पने से, जैसे हमारे अजीत राणा जी कर रहे हैं। उसके लिए तो बहुत प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग के, एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। लेकिन ये 33 के 33 जो वर्टिब्राज है उनको अच्छा करने के लिए, मणके उनको अच्छा करने के लिए, एक तो ये मरकटासन, घुटने पंजे पास में, फिर घुटने पंजों में फासला ऐसे। तो मैं पहले एक अभ्यास पूरा कर रहा हूँ, उसमें ये मेरुदंड के लिए भुजंगासन और मरकटासन भी 2 अभ्यास भी ठीक से कर लेना, बाकी सारे के सारे अभ्यास हो जाएं, फिर तो कहना ही क्या है। और एक एक अभ्यास को धीरज के साथ करना पड़ता है। ये तो हम कर रहे हैं ना, जिनको कमर में दर्द है उसका पैर तो इतना सही उठेगा, इतना सही आएगा, धीरे धीरे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ तक आएगा। ये क्रमशः ये अभ्यास से होता जाएगा ऐसे। फिर एक अपाद उत्तानासन, फिर इसमें सेतु बंधासन, ये कटी उत्तानासन ऐसे। फिर इसमें जो है आप जैसे बता रहे थे कि बुजुर्ग जो है सूक्ष्म व्यायाम करते हुए नजर आते हैं ऐसे। ये 1, ये 2, ये 3 अंगुलियों के लिए, कलाई के लिए, फिर ये कोहने के लिए। आज भी रिमझिम बरसात हो रही है, सुबह सुबह बहुत अच्छा वातावरण होता है। दिन में कल थोड़ी धूप हो गई थी, चारों तरफ का परिवेश बहुत ही सुंदर है। अब देखो, ये पहले अंगुलियों के लिए, फिर कलाई के लिए, फिर कोहने के लिए, फिर कंधों के लिए, फिर गर्दन के लिए, एक एक अंग प्रत्यंग को ये भी अभ्यास थोड़े से लंबे करे ना। तो मैंने जिनको जोड़ों में दर्द था, आर्थराइटिस था, उनको पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड ऑर्थो केयर दिया, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी या एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, टर्मरिक हल्दी 25 ग्राम, उसको जीरा हिंग
लहसुन प्याज आदि का छोंक लगा करके सब्जी बना करके खिला दिया। पीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ऑर्थो केयर दे दिया। बाकी सब चीज़ें बंद कर देते हैं थोड़े दिन के लिए। ऑर्थो केयर अपने आप में पूर्ण पोषण मिल जाता है उससे, और उसमें उपवास भी हो जाता है। और हाँ ऐसे फिर देखो अब गर्दन के लिए ऐसे दाएं बाएं ऐसे एक एक अभ्यास 5-5 10-10 बार ऐसे करवाते, ऐसे करवाते एक रिदम के साथ। कितना अच्छा है ये योग। और जो है अब देखिए ये तो हो गया यहाँ तक, कितना अच्छा है ये सब। अब कमर के लिए जो बहुत अधिक आसन नहीं कर पाते, वैसे हाथ टिका करके ये उठा ये तो हो जाता है। अब दिन से भुजंगासन मरकटासन आदि भी ठीक से नहीं बन पाता, उष्टासन भी ठीक से नहीं बन पाता, वो ये कटितान आसन तो कर सकते हैं बैठ करके ऐसे। ये उष्टासन थोड़ा सा लंबा कर ले, ऐसे भी कर ले, ऐसे भी कर ले, अर्धचंद्र। और फिर एक एक जॉइंट की जहाँ तक बात थी, फिर पैरों के जॉइंट अंगुलियों के ये, फिर एक एक जॉइंट के साथ साथ दूसरे जॉइंट भी अपने आप। ये पूरा शरीर तो वननेस कोएग्जिस्टेंस हार्मनी का एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल है। पूरे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग, एक एक कोशिका, 37 ट्रिलियन सेल्स, सारे टिश्यू ऑर्गन एक दूसरे के साथ रचे बसे गुथे हुए। और जैसे ही योग करते हैं वैसे ही पूरा ताना बाना अपने आप संवरने लगता है। भाई जिनका ज़्यादा ही गड्ढमड्ढ हो गया हो, कोहनी, कंधे, गर्दन, तो जैसे हमारे ये डॉक्टर अजीत राणा जी कर रहे हैं, ये देश के एक सर्वश्रेष्ठ कायरोप्रैक्टिक हैं, बहुत ही मर्म चिकित्सा के मर्मज्ञ कुशल वैद्य हैं डॉक्टर। तो ऐसे ये ऐसे देखो पैरों की अंगुलियों के लिए ये हुआ। फिर ये देखो ये एड़ी के लिए और टखने के लिए ऐसे हो गए, यूँ आगे पीछे यूँ। फिर पैर यूँ पकड़ करके फिर ऐसे ऐसे पकड़ के भी घुमा देते हैं। अब ये जो फिजियोथेरापिस्ट है उनको छोटी छोटी एक्सरसाइज तो कुछ बता दी गई है, लेकिन जब तक योग का पूरा बोध नहीं होगा, मीनाक्षी जी करीब 5000 योग के आसन, बंद मुद्राएं, योग की क्रियाएं, उनके ऊपर हमने कार्य किया है। योग विश्वकोश पूज्य आचार्य बागशी जी ने तैयार करवा दिया है, बहुत शोध हुआ उसके ऊपर। हमारे बहुत सारे पूज्य सन्यासी उसमें लगे। वाह, 5000 क्रियाएं जो हम यहाँ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं ना, अद्भुत। ये जो योगशाला और यज्ञशाला के अंदर बैठ करके ये तो थोड़े से हैं। और यदि कोई पूरा सीख लेगा ना, मैं तो कहता हूँ योगी व्यक्ति, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इंटरनेशनल योग डे करीब है, योगी व्यक्ति, योगी परिवार, योगी समाज, योगी राष्ट्र और योगी विश्व, ये लक्ष्य, ध्येय, संकल्प है हमारा। इंडिया टीवी उस संकल्प की सिद्धि में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो सुनो, जिस दिन सारा एक एक संसार का व्यक्ति योगी व्यक्ति, योगी परिवार, योगी समाज, योगी राष्ट्र, योगी विश्व की संकल्प में साकार होगी। जब योगी होंगे तो कोई रोगी कैसे रहेगी? सब योगी, निरोगी, उपयोगी, एक दूसरे के सहयोगी, योगी, उद्योगी, योगी कर्मयोगी होंगे तो कितना अच्छा होगा। तो ये एक एक ज्वाइंट की एक्सरसाइज मैं बता रहा था, ऐसे पकड़ करके भी करवा देते हैं जब ज्यादा ही गड्ढमड्ढ हो जाता है। फिर वाकई में स्वामी जी, ये जो अभी आपने कहा, पहले तो ये जो जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि आचार्य बालकृष्ण जी, तमाम सन्यासी और आप खुद मिलकर जो परमार्थ का काम कर रहे हैं, जो उपकार कर रहे हैं, केवल भारत पर ही ये उपकार नहीं है बल्कि विश्व के हर मनुष्य पर ये उपकार है, मानव सभ्यता पर ये उपकार है। इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं। एम्स की एक रिसर्च का मैं हवाला इसलिए देना चाह रही हूँ स्वामी जी आपके पास में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से परेशान हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि वो फिर फ्रिजिलिटी, फ्रैक्चर्स बुढ़ापे में बहुत आसानी से होने लगते हैं। स्वामी जी, हड्डियों की डेंसिटी और मजबूती बनाए रखने के लिए योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन सही योगाभ्यास के साथ सही खान पान,
अच्छे से धूप में विटामिन डी का इंटेक होना और आयुर्वेदिक उपाय फिर साथ में करना। तो कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए फिर आहार में क्या-क्या बदलाव ये किए जा एकदम ठीक सकते कहा हैं? आपने। अभी पहले हमने मेरुदंड के लिए स्ट्रक्चरल बैलेंस में उसकी सबसे बड़ी भूमिका है, फिर हमने जॉइंट्स के लिए बताया, तो ये सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज किया अभी हमने, ऐसे एक एक जॉइंट को हमने मोबिलाइज कर दिया और मोबिलिटी होगी, सब जगह गतिशीलता रहेगी, क्रियाशीलता रहेगी, तो सब कुछ ठीक चलेगा। अब रही बात हड्डियों की। हड्डियों के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी है। एक, विटामिन डी, तो 45 मिनट से लेकर के 1 आवर सूरज की धूप का एक्सपोजर। कितनी भयंकर प्रचंड गर्मी, हम सुबह सुबह 1 घंटा सूरज की धूप का एक्सपोजर लेते हैं। 50 से 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। दूसरा, विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा बी की एक अलग अलग घटक है, उसकी अलग अलग श्रेणियां हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा, उसके लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजना में से कोई भी एक चीज का सेवन करना अवश्य चाहिए। तो विटामिन डी, B12। तीसरा, कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम फास्फोरस के लिए 1 गिलास दूध, और दूध भी हल्दी शिलाजीत वाला, हड्डी वालों के कमजोरी के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया के लिए, लाक्षादि गुग्गल उसके साथ ले लो, या उसमें थोड़ा सा मोती पिष्टी, या थोड़ा सा उसके अंदर वंशलोचन, मोती पिष्टी, या थोड़ा गोंद को नारियल के तेल, तिल के तेल या गाय के घी में भून लो, फुला लो, डालते ही वो तो 5 सेकंड में फूल जाता है। फिर उसका पाउडर बना करके रख लो, गरम चाय में, गरम कॉफ़ी में, गरम दूध में। वैसे चाय कॉफ़ी के हम पक्षधर नहीं है, लेकिन फिर भी गरम चाय में, गरम कॉफ़ी में या गरम दूध में, गरम दूध सबसे अच्छा विकल्प है। और जिनको दूध, चाय, कॉफ़ी कुछ हजम ही नहीं होता, अच्छा भी नहीं लगता, तो वो क्या करें, तो वो जो है वो गर्म पानी में ही पी ले। कैल्शियम, फास्फोरस, हड्डियों की अंदर से मजबूती रहेगी। और एक तीसरी खास बात, मिलेट्स का सेवन करें। जितने भी केवल गेहूँ, केवल चावल, ये मामला ठीक नहीं। तो सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हमने आज विधिवत करवा दी है। और फिर लास्ट बात, हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो यूरिक एसिड ना बढ़ने दें। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, RA फैक्टर, ANA, AVN, HLB27, जितने भी ये पेन मार्कर्स हैं, ये अच्छे नहीं होते। इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि चाहे वो RA फैक्टर बढ़ा हुआ, CRP, ANA, AVN, HLB27 बढ़ा हुआ, या यूरिक एसिड, गोखरू का पानी पी ले सबसे बेस्ट, और गोधन अर्क पी ले, अंदर से पूरे शरीर को धो देता है। और खास करके ये जो टॉक्सिन्स बढ़े हुए होते हैं वात से संबंधित, इनका पूरा खात्मा हो जाता है। ये बेस्ट है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। गोधन अर्क, मैं तो कहता हूँ मात्र गोधन अर्क पीना शुरू कर दे। 3 काम ये देश करना शुरू कर देना। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क हम पंचामृत बोलते हैं। वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, प्लेटलेट के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए अलग अलग तरह का पंचामृत बताते हैं। वो 5 न कर सके तो सुबह उठ करके केवल गोधन अर्क पीना शुरू कर दे, और शौच आदि से जाकर के फिर 1 चम्मच गोघृत पान करना शुरू कर दे। और सुनो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, और योग करना शुरू कर दे। और बस सुबह उठ करके गोधन अर्क पिया और योग कर लिया। और फिर योग युक्त आहार, सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड लेना शुरू कर दो। सात्विक आहार विचार, यदि 4 शब्दों में कहें तो सुबह उठ करके गोधन अर्क पीना, योग करना, सात्विक आहार और सात्विक विचार। बस इसमें ये आरोग्य के 4 स्तंभ बता दिए। इतना कर लेना तो आपने तो पूछा था मुझसे ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी के लिए। मैं तो कहता हूँ उसको जिंदगी में कोई भी बीमारी नहीं होगी, ना हड्डियां उसकी कमजोर होंगी, न शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी आएगी। और कमजोरी तो बीमारी है, लीवर कमजोर हो गया, किडनी कमजोर होगी, पेनक्रियाज कमजोर हो गया तो लीवर, किडनी, पेनक्रियाज की आंतें कमजोर हो गया तो आंतों की, लंग कमजोर हो गया तो फेफड़ों की, हार्ट कमजोर हो गया तो हार्ट की बीमारी। कमजोरी ही तो बीमारी है। तो योग, ना योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं। मेरी बहन मीनाक्षी, स्वामी जी, आपने जो बात कही
वो अपने आप में संपूर्ण है। बस उसमें एक छोटी सी बात मैं इसलिए जोड़ दे रही हूँ, ये हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है कि सात्विक आहार लेना क्या है, ये तो स्वामी जी ने आपको बता दिया, ये तो आपके किचन में आपको मिल जाएगा। लेकिन वो जो सात्विक विचार है वो कैसे आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको इंडिया टीवी हर रोज सुबह 8 बजे लगाना होगा, 7:56 पर हमारे साथ जुड़ना होगा। तो सात्विक आहार के साथ साथ सात्विक विचार की भी यहीं से गंगा बहती है, इसलिए हमारे साथ हर दिन जरूर जुड़िए। स्वामी जी, अब एम्स की फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर क्लिनिक की एक रिपोर्ट दर्शकों के सामने रखती हूँ। नवंबर 2023 से नवंबर 2025 के बीच 822 मरीजों में 596 महिलाएं हैं और 226 पुरुष हैं, यानी करीब 3/4 मरीज तो महिलाएं हैं जिनके अंदर ये कमजोरी ज्यादा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वामी जी, वैसे भी ये कहा जाता है कि 30 की उम्र जैसे ही लड़कियों की क्रॉस हुई उसके बाद फिर धीरे धीरे कैल्शियम डिप्लीट होने लगता है शरीर में। 45-50 साल की उम्र के बाद कौन सा योगाभ्यास और डाइट को अगर महिलाएं अपने घरेलू नुस्खों में या घरेलू आहार में शामिल कर लें तो फिर इस कमजोरी से बच सकती है? कई बार ये लगता है ये एनीमिया की प्रॉब्लम और ये कैल्शियम का डिप्लीट होना ये लड़कियों में ही क्यों होता है? बचपन से ही मेरी बहन मीनाक्षी जी, बचपन से ही छोटा बेटा हो या बेटी हो, उनको इतना मजबूत बना दो। जैसे पतंजलि गुरुकुलम में हम बेटियों को सुबह उठ करके योगाभ्यास कराते हैं, फिर उनके खान पान को इतना अच्छा रखते हैं, उनको वीरांगनाओं वाली ट्रेनिंग देते हैं। मैं कहता हूँ हम वीर वीरांगनाओं के ऋषि शिक्षकों की संतान है। तो बचपन से ही हमें ऐसा एनवायरनमेंट तो देना पड़ेगा कि 45 और 55 में जाकर के फिर प्रॉब्लम ना हो। अब फिर ये जब प्रॉब्लम हो जाती है तो खींचा तान करके उसका पूरा साइंटिफिकली स्ट्रेचिंग करके ठीक करते हैं। तो आप बाईं तरफ देख रहे हैं, हाथों को, पैरों को, पूरे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को। जो आपने बात कही उसके 2 उत्तर हैं। एक तो बचपन में ही योग करने की आदत, अच्छे आहार विचार की आदत, अच्छी जीवन शैली। बचपन से ही अच्छी जीवन शैली को अडॉप्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। रही बात महिलाओं में, तो महिलाओं को शतावर, पुरुषों को अश्वगंधा। वैसे अश्वगंधा शतावर दोनों साथ ले लिया जाए ना तो पौरुष शक्ति और मातृत्व की शक्ति दोनों ही पूरी तरह से हमारी बढ़ जाती है। ये बड़ी जबरदस्त महिमा है योग की। तो फिर लेडीज को पीरियड की दिक्कत ना आए इसलिए 10 मूल का क्वाथ या 10 मूल अरिष्ट और नारी कांति वटी या सिरप। जिनको थोड़ा मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होता है, पेनफुल पीरियड आदि होते हैं, तो उनके लिए ईज ग्रीन। इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हमने दे दी। पहले हर घर में शतावर होता था, शतावर चूर्ण हर महिला खाती थी, हर घर में अश्वगंधा होता था। अब अश्वगंधा के ही फैमिली के 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक जिंसंग आदि को पूरी दुनिया में बेचा जा रहा है। व्यापार अलग बात है और द्रव्य का गुण प्रभाव अलग बात है। जितने गुण इसमें जिंसंग में उतने ही या उससे कुछ तो ज्यादा गुण अश्वगंधा। और मैं तो कहता हूं इससे एक तरफ देश को समृद्धि भी मिलेगी, पूरी दुनिया में जिस दिन हमने अश्वगंधा का प्रचार कर दिया, इसकी खेती सर्वाधिक भारत में होगी और पूरी दुनिया को समृद्धि, भारत पूरी दुनिया को स्वास्थ्य और समृद्धि का, भारत को यदि हमें स्वस्थ समृद्ध परम वैभवशाली विकसित बनाना है तो मैं कहता हूँ योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन जीवन पद्धति को अपनाना ही है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो भारत की समृद्धि और पूरी दुनिया का स्वास्थ्य का, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी का कोई आंदोलन है तो वो योग है। तो सब अश्वगंधा पुरुष और माताएं बहनें शतावर खाते रहेंगे तो 40, 45, 50, 60, 70 में जाकर के हड्डियां कीर्तन नहीं करेंगी, हड्डियों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माताओं बहनों को ऐसे भी जनरल वीकनेस की या हार्मोनल इम्बैलेंस की,
माताओं को बोलते हैं मेनोपॉज आ जाते हैं और पुरुष 60 आ जाते हैं 60 में। तो ना तो मेनोपॉज में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, ना पुरुष 60 आएंगे, 60 में भी ठाठ से जिएंगे। बस योगाभ्यास करें हमारे साथ और अश्वगंधा शतावर का सेवन करें। ये बात तो सही है स्वामी जी। अब ठाठ से जीना है, प्राचीन काल में ये सब हुआ करता था जी। ठाठ से जीना है तो आज से फिर प्रयास करना होगा। जिन्होंने आज तक योगाभ्यास नहीं किया वो आज से शुरू कर लें, और जो लगातार योगाभ्यास कर रहे हैं तो वो तो हमारे साथ करते ही चले जा रहे हैं। करें और 8 बजे से करें। जो 8 बजे योगाभ्यास करेगा वो ठाठ से जिए। आज से करें, 8 बजे से करें और फिर ठाठ से जिए। ये बड़ी अच्छी लाइन कह दी आपने स्वामी जी। अच्छा, एम्स के मुताबिक बुजुर्गों में स्वामी जी गिरने के 8 बजे से योग करो, ठाठ से। मैं कह रही स्वामी जी, पुअर बैलेंस जो है बुजुर्गों को मैंने देखा वो लाठी पकड़कर या तो चलते हैं या फिर हमेशा कोई सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। 51% मामले जो भी गिरने के हैं बुजुर्गों में वो पुअर बैलेंस की वजह से है। 43% लोग फिसलने की वजह से घायल होते हैं। स्वामी जी, शरीर का संतुलन सुधारने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? अब जैसे बच्चे तो बड़ी आसानी से वृक्षासन कर लेते हैं, गरुड़ आसन भी आप करवाते हैं, वो भी कर लेते हैं, लेकिन अगर यूं ही दीवार या कुर्सी का सहारा लेकर अगर उन्हें कोई आसन करना पड़े तो वो कौन कौन से आसन हो सकते हैं जो उनके बैलेंस को सुधार सकता है? बैलेंस के लिए सबसे सुपर बैलेंस के लिए शीर्षासन। पहले दीवार के साथ करें, बाद में बिना दीवार के करें। हेड स्टैंड, बाद में हैंड स्टैंड भी आता है। हैंड स्टैंड के लिए तो थोड़ा सा ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। अब ये वृक्षासन वाला बैलेंस तो बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ऐसे ये एक बार उठाया, एक ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, और ऐसे पहले थोड़ा दीवार के साथ कर ले, बाद में मन को कंसंट्रेट करो। धीरे धीरे तो वृक्षासन ये बैलेंस के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे दोनों तरफ से बने रहे, इसमें सामान्य श्वास चलते रहे और श्वास बाहर छोड़ के मूल मध्य और ध्यान बंद में लगा सकते। ये गरुड़ासन बैलेंस के लिए बड़ा जबरदस्त है। एक बार यूं रखा, दूसरे से सामने से लिया और ऐसे पैर में फंसाया और ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बैलेंस के लिए बनाने पड़े। जो ऐसे नहीं कर सकते वो ऐसे करें, पैर को यूं पकड़े और यूं फंसाए दूसरे पैर में, तो एक हाथ को दूसरे हाथ में ऐसे। फिर एक ही अभ्यास है, दोनों पैर सामने, एक पैर को ऐसे लिया, त्रिकोणासन ऐसे, यूं पैर लिया, ऐसे हाथ हथेली सामने की ओर, पंजे के पास, ऊपर वाला हाथ सीधा ऐसे, ऐसे ऐसे थोड़ी देर रुके रहे, इसमें सांस लेते हैं। ऊपर वाले हाथ को यूं देख सकते हैं, ऐसे ऐसे पैर सीधे रहते हैं। फिर एक पैर को ऐसे यूं करते हैं साइड में, फिर ये यूं गया और ऐसे ये हाथ भी नीचे, ऐसे ऊपर वाला हाथ और यूं बैलेंस बनाया, ऐसे तो कोणासन और त्रिकोणासन ऐसे, ये भी बैलेंस के लिए अच्छा। और थोड़ी देर इस स्थिति में ठहर,
खड़े होकर के ही, ये तो पाद हस्तासन है, ऐसे जो माथा घुटनों से लगाए और इस स्थिति में ठहर गए। अब पर प्रैक्टिस तो अवश्य करनी पड़ेगी। अर्ध उष्ट्रासन सभी कर सकते हैं, ये भी बैलेंस के लिए है। और पूर्ण उष्ट्रासन के लिए तो अब देखो इसमें तो प्रयत्न करना पड़ेगा। हमने भी कई दिनों के बाद आज किया ना, तो हमने धीरे से किया, कहीं पीछे पड़ ना जाए। मैं कहती थी स्वामी जी, यही जो अभ्यास है ऐसे धीरे कोई चेयर के साथ, दीवार के सहारे के साथ भी शुरू कर सकता है? 60 साल की उम्र में भी कोई योगाभ्यास की शुरुआत कर सकता है स्वामी जी? हाँ, दीवार के साथ। हमारे एक योगी एंगर जी हुए और रस्से के साथ योग करवाते थे। तो ये दीवार के साथ, रस्से के साथ, कई लोगों ने ऐसे इक्विपमेंट टाइप बना रखे हैं, उस तरह से कर सकते हैं। और जब ज़्यादा स्थिति डामाडोल हो जाए और टेढ़े मेढ़े हो जाए तो फिर ये हमारे जो अजीत राणा जी है ना, जिनका स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ जाए पूरा, कहते हैं ना हुलिया खराब हो जाए इधर, तो ये बहुत देर उधर सेट हो गया, अभी ज़्यादा करोगे तो अब सेट हो जाएगा। वो खड़े होकर के कैसे खींचते हैं, देखो ये बड़ा जबरदस्त है। ये हमारे बापू भी क्या करते हैं, हाथ करके नहीं, ये वाला। तो हाँ, अब देखो सारी रीढ़ की हड्डी कट कट बोल गई एक साथ। तो ये पहले बड़े बुजुर्ग सब गांव में जानते थे इसको, खट खट। मुझे अच्छा स्वामी जी ये बात बताएं कि ये जो कई बार ये जो ऐसे यूं खींच खींच के उंगलियों को चटकाना होता है, हाँ। या पाँव की उंगलियों को चटकाना होता है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है या नहीं है? क्या इससे हड्डियां कमजोर होती हैं फिर, या फिर इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं? कभी कभी तो ठीक है, ज्यादा चटकाने से कहते हैं वो पूरा ज्योतिष के अनुसार भी अच्छा नहीं मानते, और ज्यादा चटकाने से फिर हड्डियों के जॉइंट लूज पड़ जाते हैं, कार्टिलेज घिस जाते हैं, इसलिए ज्यादा तो नहीं चटकाना चाहिए। तो ये तो एक स्ट्रक्चरल बैलेंस का, बैठ के कर लो। हाँ, अब देखो ये जो है इस तरह से, ये घर में ये तो सब कर लेना भाई, ये ना, ये जो पीछे ये पूरा जो है बड़ा जबरदस्त है। ये क्रम, इसका एक सीक्वेंस बड़ा गजब का है। ऐसे ये पीछे से ये नसें यो दबाना। मुझे ध्यान है स्वामी जी, एक बार तो आपकी दाढ़ी भी चटका दी गई थी। ये 2-3 काम तो कर लेना सब। वो तो गजब का कार्यक्रम है। तो ये कभी कभार ऐसे करते हैं ना, तो ये बड़ा अच्छा है ऐसे, और दोनों तरफ से। तो ये प्रक्रिया जब नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो अब कान में विशेषज्ञ कई हैं चीजें लगा इसके, रखी है। उन्हीं से आप करवाएं। ऐसा नहीं हो घर का कोई सदस्य ये सोचे अनाड़ी पड़े कि से ना आज का करें। कार्यक्रम देख लिया, अब उसको भी गर्दन चटकानी आ गई तो पीठ चटकानी आ गई, ये काम ना करें, वरना बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये डिस्क्लेमर स्वामी जी देना बहुत ये जरूरी है। विशेषज्ञ की, और ये इतना तो सब कर सकते हैं। देखो हाँ, ये देखो ऐसे ना, ये सब करना चाहिए सबको, ये अच्छा है। तो अब ये तो वो हथौड़े के साथ जो है कमर ठीक करता है, अब वो काम थोड़ी करना है सबको। ऐसे, और ये दबाओ, ये दोनों हाथ, ये सबको दबाना चाहिए ये। और एक जो है उल्टे लेट करके जो पिंडली दबाते हैं और पीठ दबाते हैं ना, वो दबाओ। देखो ये इनकी ये उंगलियां तो थोड़ी आपके बातें कंधों सबको पर सीख ऐसे लेनी चल रही है चाहिए। स्वामी जी, मैं देखता ऐसा हूँ लग रहा है कि कुछ कोई लोग तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं वो। हाँ, इनकी उंगलियां सच में बड़ी सधी हुई है। ऐसे देखो पूरे के पूरे रीढ़ की हड्डी में, गांव की भाषा में बोले तो सिवात सी हो गई, ये हरियाणवी शब्द है। एक एक मणका ऐसे हो रहा है कि जैसे एकदम पूरा सेट हो गया सब कुछ अंदर से, ऐसे
यो फिर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ अंगूठा रख करके उससे मसाज करना, और ऐसे ये ऐसे पूरा ऊपर से नीचे तक। तो इतनी चीज़ें तो सीख लो भाई इंडिया टीवी पर, और अपने माता पिता, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, भाई भाई एक दूसरे को, बहनें एक दूसरे को ऐसे सहयोग करना, स्वामी ये जी बड़ा अच्छा है। मसाज आपकी ऐसे और ये आनंद यहाँ आ रहा पीठ है। को दबाना ऊपर से नीचे तक और ऊपर से पीठ से पिंडली तक दबाना भाई। पिंडली तक कैसे दबाते? हाँ देखो, ये इतना ये भी दबाना आना चाहिए पूरे अंगुलियों से, और फिर जो है पूरे ऐसे पंजे से दोनों तरह से। ये तो क्योंकि उपचार के ढंग से भी कर रहे हैं, तो अंगुलियों से भी अंगूठे से भी दबाते हैं पूरा एक लाइन के साथ। तो ये सब चीज़ें जो हम सिखा रहे हैं ना, ये कोई हम स्वाद लेने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि जी। बता रहे हैं कि भाई ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस है। जी इतना स्वामी भी जी। ना पता हो तो कम से कम हाथों और पैरों के पंजों से पूरी पीठ को, छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्ग माता पिता जो है ना, पीठ के ऊपर, हाँ अब वो करना बेटा, जो है पीठ दबाते हैं पूरी हाथों से, वो दबा के दिखाओ ऐसे। ये स्वामी जी, इस ऐसे। बीच हम एक पीठ पूरी एम्स की दबा रिपोर्ट की भी बात कर लेते और हैं। इसमें नितंब के ऊपर, नितंब के ऊपर और फिर पैरों के ऊपर। हाँ जी मेरी बहन, तो ये स्वामी आज जी, जिनको एम्स नहीं की आता था उनको आज दबाना सिखा दिया, हम्म, तो आज से ये सेवा अपने बुजुर्गों की करना। अब जी। तो आटा भी गूंद रहा है स्वामी जी पाँव पे। अच्छा, एक एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी, करीब 40% मरीजों की जो कूल्हे की हड्डी टूटती है उसका खतरा जो है ज्यादा रहता है उनमें। बुजुर्गों के लिए हिप फ्रैक्चर बहुत गंभीर माना जाता है। और स्वामी जी, हिप्स, पेल्विस और थाई मसल्स को मजबूत बनाने के लिए कौन से योगासन और घरेलू उपाय कारगर हो सकते हैं ताकि गिरने पर गंभीर चोट का जोखिम जो है वो ना आ सके? तो देखो, हिप जॉइंट के लिए और सभी जॉइंटों के लिए एक तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल, और फिर हिप जॉइंट के लिए जो हमने थोड़ा बटरफ्लाई का अभ्यास बताया और पाद वृत्तासन, वो करें। अब ये जो अभ्यास है ये तो देख रेख में होंगे, जैसे मीनाक्षी जी ने बताया। तो हिप जॉइंट के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, और फिर हिप जॉइंट की हल्की हल्की एक्सरसाइज। और एक चीज़ याद रखना, किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो, हड्डियों की प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम हो, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर ये मत सेवन करना। अब देखो जो है ये आज इसलिए बताया कि आप वो जो ज़्यादा खींचातान वाला कार्यक्रम हो वो तो मत करना, लेकिन ये वाला कर लेना जो अभी बता रहे। ऐसे पंजों को दबाना, फिर पिंडलियों को दबाना, हाँ ऐसे पूरा ऊपर तक दबाओ, पूरे हाथ से दबाना। तो देखो ये ऐसे पूरे पंजे से दोनों तरफ ऐसे दबाते हैं। ये एक तरीका आज इसलिए बता रहे हैं, आज सब हस्बैंड अपनी वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को, माता पिता अपने बच्चों को और बच्चे अपने माँ बाप को, गुरु अपने शिष्यों को। जैसे हमारा ये शिष्य है तो ये दबा रहा है ना, ऐसे आज के बाद सबकी नस नाड़ियाँ एकदम परफेक्ट फिट हो जाएगी। तो हिप जॉइंट के लिए भी हिप बोल घिस जा रहे हैं, एवियन की प्रॉब्लम हो रही है, वो घिसे हुए हिप बोल वापस आ जा रहे हैं पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड से। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ऐसे जो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग, और हाँ इसमें जो है कटी बस्ती भी देते हैं, इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर भी करते हैं। ये पॉइंट है दो, हाँ, एक तो हाथ में ये एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट, ऐसे ये, और पंजे में देखो ये यहाँ से, अब ये कर लिया ना, ओहो रीढ़ की हड्डी में इतना भयंकर दर्द होता है, लोग चीखते चिल्लाते आते हैं, और यहाँ से फिर वो ठीक हो जाते हैं। इतना ज़बरदस्त पॉइंट है। तो अंगूठे से लेकर के, कोहनी से लेकर के, और यहाँ गर्दन तक ऐसे ये पॉइंट दबाते, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर दोनों करते। और हम तो जिनको फ्रोजन शोल्डर होता है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है, वर्टिगो, चक्कर आते हैं, वो 3 से 5 दिन, अधिकतम 7 दिन में सबको अच्छा कर देते हैं। ये महिमा है इसकी। जी स्वामी जी,
स्वामी जी, गिरते वक्त इंसान सबसे पहले हाथ जमीन पर टिकाता है अपने आप को बचाने के लिए। शायद इसीलिए एम्स में 203 रिस्ट फ्रैक्चर के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। स्वामी जी, कलाई, हथेली और अपने 4 आर्म्स को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें कौन से आसन करने चाहिए? और क्या बुजुर्गों के लिए किसी तेल से मालिश या फिर गर्म सिकाई भी फायदेमंद वो साबित बता हो देता सकती है क्या स्वामी जी? ये पैर में करना। तो देखो, ये 2 अभ्यास बता देता हूँ। ये तो एक्यूप्रेशर बता दिया, पूरे पंजों के अंदर ऐसे पूरे ऐसे अंगुलियों से पूरा दबा दिया करें। देखो जैसे दबा दिया, ऐसे सीख लो। तो कई बार लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, तो आज पूरे अंगुलियों से पूरे पंजे को ऐसे दबा दिया करें, और फिर बाद में ये जो कर्म है इसको दबा दिया करें, पूरा कर्म यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो ये तो एक्यूप्रेशर, थोड़ा एक्यूपेंचर और मर्म चिकित्सा बताई। अब आपने पूछा हाथों की कलाइयों को मजबूत बनाने के लिए, तो उसके लिए एक तो ये अभ्यास, ऐसे बैठ गए और यूं अंगुलियों पर, ये देखो, ये पूरी अंगुलियों पर उठे हम, पूरी अंगुलियों पर। ये दूसरा मुट्ठी बांध के ऐसे, ये तीसरा हथेलियों पर, ये ऐसे हथेली, ये और चौथा भाई ज़्यादा ही मजबूत बनानी है तो ऐसे हाथ रख लिए, पूरी हथेली टिका दी, पूरा पोंचा बोलते ना, कलई पोंचा, ओहो पंजा बड़ा मजबूत हो जाएगा। ये ऐसे। ये तो स्वामी अब जी, इसमें एक खास बात लेकिन बता रहा हूं। जिसकी कमजोर ही मेरा है, गौर से क्या वो सुनने ये जैसी कर बात सकता है? यहाँ से एक हड्डी जैसी निकल जाती है, अरे वो धीरे धीरे आ जाएगी। यहाँ से जी। किसी की ना वो गांठ सी निकल जाती है ऊपर, वो बड़ा खतरनाक है। वो गोधन अर्थ पीने से 7 दिन में अच्छा हो जाता है। इससे करोड़ों लोग पीड़ित है। आज प्रसंग आया इसलिए मैंने बता दिया। और कई बार ऐसे वजन उठाने से, अब जैसे हम भी आसन कर रहे थे, हमारा एक बार निकल गया था, 7 दिन गोमूत्र पिया, ठीक, और बहुत उससे कष्ट हुआ। पहले तो सोचिए वो क्या गया भाई, यहाँ बहुत लोगों को यहाँ से निकला हुआ रहता है, खास करके माताओं को निकला रहता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो ये यहाँ से निकल जाता है पूरा, और इतना ऐसे ऐसे निकल जाता है, इतना जैसे मैंने ईयरबग निकाल करके दिखा, इतना बड़े ऐसी गांठ सी बन जाती है। तो यहाँ ऐसे, तो ये ऐसे करने से भी ठीक हो जाती है, योग करने से। ये अभ्यास बढ़, इसको 25-50 बार करना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। गोधन अर्घ खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षरादि को करें। तो ऐसे एक एक अंग प्रत्यंग को बल लगाओ, बल बढ़ाओ। और सबसे अच्छा तो ये है ना, ये आज बच भी गया था, पावर योग। ऐसे यूं करो, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। तो योग करेंगे, बल बढ़ेगा, हड्डियां भी मजबूत बनेंगी, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। फिर ज्यादा ही बल बढ़ाना है तो फिर तो ऐसे भी कर लो। तो स्वामी जी, करना तो सब एक सीक्वेंस में है। डोले गए, पहले सूक्ष्म व्यायाम के जरिए अपने छोटे छोटे मनकों को, छोटे छोटे जॉइंट्स को हेल्दी बनाना है, फिर बड़े बड़े योगाभ्यास करके, दंड लगा करके, बैठक करके, शीर्षासन करके फिर और मजबूती पानी है। होगा सब कुछ, लेकिन चरणबद्ध तरीके से होगा और कंसिस्टेंसी के साथ होगा। स्वामी जी, आज के इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। योग के और सूत्र आपसे कल हम जानेंगे। और जिनसे ये कुछ भी ना हो जाए तो प्राणायाम जरूर कर लेना। आप तो अब उपचार के बाद समाचार सिखाओ, हम सबके योगक्षेम के लिए कहेंगे, सब प्राणायाम जरूर करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।